following transactions in the books of Narendra General Stores. Underline Narendra General Stores, इसलिए हमने लिखा है journal entries in the books of Narendra General Stores. अब आपको इस क्वेश्चन में डेट्स भी दी हुई है कि कौन से डेट पे कौन से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसको मुझे डेट वाइज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन जर्नल बुक. तो जैसे आपको दिया है 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 19 को फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज नरेंद्र commenced business. Underline commenced means started business with cash rupees 80,000. ये नरेंद्र ने जो जनरल स्टोर्स बिजनेस स्टार्ट किया है, इस जनरल स्टोर्स में नरेंद्र ने कैश इन्वेस्ट की है अमाउंट ऑफ 80,000. अब इसकी एंट्री जर्नल बुक में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिजनेस के, क्योंकि जर्नल बुक जो बनेगा वो बिजनेस के लिए बनेगा. तो मुझे हर एक ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए सोचना है. अब हम डायरेक्ट सोचते हैं, मैं अकाउंट्स इन्वॉल्व टाइप अब सबको आता है. अब इस ट्रांजैक्शन में ऐसे कौन से दो अकाउंट है जो जर्नल एंट्री के लिए जरूरी है. मैं सोचूंगी बिजनेस के लिए कैश, क्योंकि बिजनेस को कैश मिल रहा है. देने वाला नरेंद्र है, यानी नरेंद्र अकाउंट, बट नरेंद्र ओनर है. ओनर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट को हम सिर्फ नरेंद्र ना लिखते हुए हम उसको एक टर्म दे सकते हैं जिसे हम कैपिटल कहते हैं. ठीक, तो अब इसको मुझे जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए मैं बिजनेस के लिए सोचती हूँ. बिजनेस को कैश मिल रही है, दैट मींस फॉर बिजनेस कैश इज कमिंग इन, तो हम पहले डेबिट व्हाट कम्स इन रूल अप्लाई करके कैश को डेबिट कर देते हैं. बट डेट दी हुई है 1 अप्रैल 19, तो हम डेट कॉलम में लिखेंगे 1 अप्रैल 2019. 2019 लिखो, सिर्फ 19 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कैश इज कमिंग इन फॉर बिजनेस, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट 80,000 डेबिट कॉलम में. बट मुझे जर्नल को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट भी लगेगा. ये अमाउंट इन्वेस्ट की है एंड इन्वेस्टेड अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल, और इसीलिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. और कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है, एज दिस अमाउंट इज रिफंडेबल बाय बिजनेस टू ओनर. बिजनेस को ये अमाउंट ओनर को वापस करनी है, दैट मींस ये अमाउंट पेएबल टू नरेंद्र इन फ्यूचर. नरेंद्र को ये पेएबल है एंड द रूल सेज क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल. जिनको आपको अमाउंट फ्यूचर में पेएबल है उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा. तो इस रूल से हमने कैपिटल को क्रेडिट किया. ये सबको आता है, मुझे भी मालूम. बट इस एंट्री को शॉर्ट समरी हम लिखते हैं बीइंग, ये वर्ड से, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, या आप लिख सकते हो बीइंग मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, या बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आप लिख सकते हो. आपका नरेशन ट्रांजैक्शन अनुसार होना चाहिए. फिर आपके वर्डिंग्स कैसे भी आगे पीछे होते हैं तो चलता है. देन नेक्स्ट 3 अप्रैल 2019, 3 दिया है, यानी ये 3 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है. 2 अप्रैल में कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस ने दिया ही नहीं. जब दिया ही नहीं है तो मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट मुझे 3 अप्रैल का ट्रांजैक्शन दिया है. तो हम देखते हैं 3 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम किरण. अंडरलाइन किरण, रुपीस 40,000 और आगे दिया भी है ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट नहीं भी होता तभी भी ये परचेस को मैंने क्रेडिट परचेस ही अज्यूम किया होता, क्योंकि पर्सन का नाम दिया हुआ है. अब परचेस गुड्स है, गुड्स अकाउंट मेंटेन नहीं होता, गुड्स के साथ क्या दिया है परचेस. तो मुझे वन अकाउंट इन्वॉल्व लेना है परचेस, सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व लेना है किरण. मैं डायरेक्टली अब बता रही हूँ. अब इसको मुझे डिसीजन देना है डेबिट क्रेडिट का. परचेस को ऑन किरण को. परचेस, जब हम गुड्स परचेस करते हैं, आज मैंने किरण को पेमेंट नहीं किया, बट फ्यूचर में तो करना ही पड़ेगा. क्रेडिट पे यानी मैंने उधारी पे गुड्स परचेस की है, तो मुझे इसके अगेंस्ट किरण को फ्यूचर में पेमेंट भी करना है. यानी परचेस के अगेंस्ट हमें पेमेंट करना ही है, चाहे हम इमीडिएट करें या हम फ्यूचर में करें, पेमेंट करना है. दैट मींस परचेस इज अवर एक्सपेंस एंड द रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. मैंने एक्सपेंस पहले सोच लिया, फिर मैं सोचूंगी एक्सपेंस का कोई रूल है क्या. रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, और वो रूल अप्लाई करके परचेस को किया जाएगा डेबिट
और इसीलिए हम 3 अप्रैल 19 डेट कॉलम में लिखेंगे 3 अप्रैल 2019 परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज के ट्रांजैक्शन में परचेज हमारे लिए एक्सपेंस रहेगा। परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 40,000। क्रेडिट तो मुझे किसी ना किसी को करना है, बट ये परचेज क्या कैश परचेज है क्या या क्रेडिट परचेज से दिया हुआ है क्रेडिट, यानी हमने इसके अगेंस्ट आज पेमेंट नहीं किया। जब मैंने पेमेंट किया ही नहीं तो मेरे पास से कैश बाहर गई ही नहीं, तो मैं कैश को तो क्रेडिट नहीं कर सकती, तो मैं कैश को क्रेडिट नहीं कर सकती, बट मुझे क्रेडिट किसी न किसी को करना है। फिर कौन क्या है मेरे पास ऑप्शन, हम किसको क्रेडिट करेंगे, किरण को, तो मैं किरण को कर दूंगी क्रेडिट, बट रूल अप्लाई करके देखते हैं। किरण को हमने आज पेमेंट नहीं किया क्योंकि दिया हुआ है हमने परचेस क्रेडिट परचेस की, आज पेमेंट नहीं किया, बट मुझे फ्यूचर में करना पड़ेगा। That means ये 40,000 अमाउंट इज पेएबल टू किरण इन फ्यूचर, मुझे ये किरण को अमाउंट पेएबल है। एंड द रूल सेज डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। मैं डायरेक्ट सोच रही हूँ अभी, क्रेडिट टू मनी इज पेएबल, ये मुझे किरण को पेमेंट करना पड़ेगा, ये मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख के रखना पड़ेगा। मैंने आज किरण को पेमेंट नहीं किया, मुझे किरण को फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो मैं इसको एंट्री में फॉर्म करती हूँ रूल के अनुसार। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, जिससे पैसा लेना है उसका अकाउंट डेबिट, बट क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल, जिसका अमाउंट को मुझे पे करना है फ्यूचर में, उसको मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। ये रूल अप्लाई करके हमने किरण को किया क्रेडिट, इसीलिए हमारी जर्नल एंट्री पास हुई परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन लिखेंगे पेइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट मेंशन करो, इसलिए हमारे पास किरण का नाम आया है। कैश परचेस होता तो हमने किरण अकाउंट को मेंटेन किया नहीं होता, क्योंकि मैंने उसको तुरंत पेमेंट कर दिया, आगे में उसके कोई भी ट्रांजैक्शंस रहने वाले नहीं है, तो उस केस में हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। बट यहाँ हमने किरण को पेमेंट किया ही नहीं, तो मुझे देना पड़ेगा ना फ्यूचर में। टू होम इट इज पेएबल, जो पेएबल है उसका अकाउंट क्रेडिट, इसलिए हमने क्रेडिट किया किरण अकाउंट। ये भी ट्रांजैक्शन मैं अज्यूम करती हूँ कि सबको आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल, अगेन 4 अप्रैल में ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो 4 अप्रैल में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो जर्नल बुक में उसकी एंट्री भी पास नहीं करेंगे। बट 5 अप्रैल में दिया है पेड रेंट, अंडरलाइन पेड, हमने रेंट के लिए पेमेंट किया। पेमेंट दो पार्ट में हो सकता है, कैश या चेक, बट ऐसा नहीं दिया है कि पेड रेंट बाय चेक, यानी हमने ये रेंट का पेमेंट किस फॉर्म में किया होगा, कैश के फॉर्म में किया होगा। दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश, ये कैश हमने पे किया, बट किस पर्पस के लिए हमने कैश पेमेंट किया, फॉर रेंट, तो वो भी लिखना पड़ेगा ना, जो मैंने कैश दी वो किस पर्पस के लिए दी, रेंट के लिए दी, इसलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज रेंट अकाउंट। जिस पर्पस के लिए हमने पेमेंट किया या जिस पर्पस के लिए मुझे कैश मिला, उस पर्पस को मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पेड रेंट जब दिया है तो तब मैंने कैश पेमेंट किया, बट ये कैश में जो दे रही हूँ वो किस पर्पस के लिए दे रही हूँ, रेंट के लिए, तो वो भी मुझे लिखना पड़ेगा कि मैंने रेंट के लिए पेमेंट किया। इसको मुझे जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है कि कैश पे की, रेंट के लिए पे की, तो मुझे इस दोनों को जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए एक को डेबिट एक को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब कैश एंड रेंट ये दो अकाउंट मेरे पास है, अब मैं सोचती हूँ रेंट पे हो रहा है, वहां दिया है पेड रेंट, मैंने रेंट पे किया, तो मेरे लिए रेंट नाम का अकाउंट एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है, क्योंकि मैं इसके लिए मेरे पॉकेट से पैसा बाहर जा रहा है, जिसके लिए भी मेरे पॉकेट से कैश बाहर जाएगा वो मेरा एक्सपेंस, जिसके लिए भी मेरे पॉकेट में पैसा आएगा वो मेरे लिए इनकम। मैंने रेंट के लिए पेमेंट किया, दैट मींस रेंट इज अवर एक्सपेंस। इस नरेंद्र जनरल स्टोर्स के लिए रेंट एक्सपेंस होने के कारण रूल कुछ तो भी होता है एक्सपेंस एंड इनकम के लिए।
रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रूल कहता है अगर कोई चीज आपके लिए एक्सपेंस है तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो रेंट इज आवर एक्सपेंस, इसलिए रेंट को किया जाएगा डेबिट। डेट इज 5 अप्रैल, तो लिखेंगे 5 अप्रैल 2019 रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट पे हो रहा है डेट मींस इट इज एक्सपेंस, और रेंट जब पे होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा कि रेंट पे हो रहा है, उसको मुझे जर्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, इसलिए रेंट को किया डेबिट। अब ये रेंट के लिए हमने 2000 का पेमेंट किया, तो दूसरा अकाउंट मेरे पास है कैश अकाउंट, मैंने पे किया है ना, तो कैश को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने कैश पे किया, इसको मुझे जर्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रूल कहता है पेमेंट किया तो आपके पॉकेट से कैश बाहर गई, वो लिख के रखो कि मेरे पास से कैश बाहर गई, उसको मुझे जर्नल में कन्वर्ट करना है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आपके पॉकेट से बाहर जा रही है तो इसको जर्नल में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बाहर जा रही है तो कैश को किया जाएगा क्रेडिट, और इसीलिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2000। बिल क्या लिखेंगे, बिल क्या ट्रांजैक्शन है, पेड रेंट है ना, तो बिल रेंट पेड, बिल रेंट पेड। नेक्स्ट 10th देखो, अब 6 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, एकदम 10 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ट्रांजैक्शन हुआ, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास ऑन क्रेडिट, दिया हुआ है विकास को गुड्स बेची पर क्रेडिट पे बेची। क्रेडिट यानी क्या, उधारी पे गुड्स बेची, यानी विकास को गुड्स जब मैं सेल कर रही हूं तो विकास हमारे लिए होता है कस्टमर। अब देखो मैं कुछ टर्म्स दे रही हूं, ध्यान से हमने गुड्स विकास को सेल किया तो विकास ओनर है कि कस्टमर है, कस्टमर है ना, गुड्स बेची जा रही है विकास को, विकास आउटसाइडर है, ओनर तो नरेंद्र है। विकास को जब मैं गुड्स बेचती हूँ तो विकास बिजनेस के लिए बनता है कस्टमर, और इस कस्टमर को अकाउंटिंग टर्म दिया जाता है डेटर, नॉट डेप्टर, इट्स डेटर, DEBTOR लिखेंगे। डेटर्स का मीनिंग लिखो सभी, डेटर मीन्स कस्टमर, डेटर मीन्स कस्टमर। कहाँ लिखेंगे, मार्जिन में लिखो, बुक में लिखो, कहीं भी लिख सकते हो। डेटर मीन्स कस्टमर, फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। कस्टमर्स को गुड्स बेचेंगे तो उससे पैसा रिकवर करेंगे ना, इसीलिए डेटर मीन्स कस्टमर, फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। ठीक, अब इस ट्रांजैक्शन में परचेस एंड किरण, हमने गुड्स किरण से परचेस किया, तो किरण मेरे लिए कस्टमर नहीं है, किरण से मैंने गुड्स परचेस की है, यानी किरण गुड्स सेल कर रही है। तो किरण हमारे बिजनेस के लिए कौन है, वो कस्टमर नहीं है, क्योंकि उनसे गुड्स मैंने क्रेडिट पे परचेस की है, तो किरण बन जाएगी हमारे लिए सप्लायर। इनसे गुड्स मिल रही है, किरण से गुड्स मिल रही है, किरण ये हमारे लिए सप्लायर होती है, और सप्लायर को टर्म यूज की जाती है अकाउंटिंग में क्रेडिटर, लिखेंगे मीनिंग ऑफ क्रेडिटर। अब ये टर्म्स हम इसके बाद कस्टमर सप्लायर नहीं बोलेंगे, डेटर एंड क्रेडिटर बोलेंगे। फर्स्ट राइट डाउन द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स सप्लायर, creditor means supplier, from whom goods are purchased. Creditor means suppliers from whom goods are purchased, and amount payable, and amount is payable to them.
ऐसे लोग जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस की, तो क्रेडिट पे परचेस की तो मुझे उनको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं क्रेडिटर। जिनको भी आपको अमाउंट पेएबल होता है, दैट मींस दे आर क्रेडिटर्स फॉर अस, हमारे लिए वो क्रेडिटर है। कस्टमर मींस टू होम गुड्स आर सोल्ड, हमने गुड्स सेल की है, उसको हम कहते हैं डेटर मींस फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। अब यहाँ पे विकास को गुड्स सेल की है, तो विकास बिजनेस का है कस्टमर यानी ही डेटर। अब इसको गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल की ऐसा दिया, तो इसमें मुझे ढूंढने हैं दो अकाउंट। गुड्स सेल हो रही है, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज सेल्स अकाउंट। ठीक, अब क्रेडिट पे सेल की, क्रेडिट यानी उधार पे गुड्स सेल की, तो मुझे कैश तो मिला नहीं 10 अप्रैल को, बट मुझे सेकंड अकाउंट तो लेना पड़ेगा, बट मुझे ये बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना पड़ेगा कि विकास को हमने गुड्स क्रेडिट पे बेची। ये ट्रांजैक्शन को मुझे जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि विकास को हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल की, इसकी मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसीलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा विकास अकाउंट, क्योंकि विकास को गुड्स बेची है, क्रेडिट पे बेची है, तो ये लिख के रखना पड़ेगा ना कि विकास को गुड्स हमने उधारी पे बेची, इसलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा विकास का। अब इसको मुझे डिसीजन देना है विकास एंड सेल्स को। विकास को मैंने गुड्स क्रेडिट पे बेची है, आज बेची है, 10 अप्रैल को बेची है, तो मुझे 10 अप्रैल को विकास से तो पैसा नहीं मिला, विकास ने कहा इसका अमाउंट मैं कुछ दिनों के बाद आपको जरूर दूंगा, तो ये मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख के रखना पड़ेगा कि विकास से अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, मुझे विकास से पैसा लेना है, इसको मुझे जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना है। तो मुझे ये विकास से अमाउंट इज रिसीवेबल, कुछ तो भी रिसीवेबल पेएबल के लिए रूल होता है। क्या रूल होता है? डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। जिनसे भी अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, उनका अकाउंट मुझे डेबिट करना पड़ेगा, जिनको भी अमाउंट पेएबल इन फ्यूचर, उनका अकाउंट मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, ये रूल है। विकास से मुझे पैसा लेना है और रूल कहता है डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, जिससे भी अमाउंट रिसीवेबल होगा उसका अकाउंट मुझे करना पड़ेगा डेबिट, और इसीलिए 10 अप्रैल को हम विकास अकाउंट को करेंगे डेबिट। विकास अकाउंट डेबिट 5500। किस चीज का अमाउंट रिसीवेबल है? हमने कुछ परचेस की थी, उसको की सेल की थी, सेल की थी ना, तो सेल का अकाउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए कि विकास को अपनी गुड्स बेची है, उसका पैसा रिसीवेबल है, तो सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड है सेल्स अकाउंट। सेल्स आज पैसा नहीं मिला, बट विकास देने वाला है फ्यूचर में, हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, दैट मींस सेल इज आवर एक्सपेंस और इनकम, वो पैसा मिलने वाला है यानी वो इनकम है, चाहे आज मिले या कुछ दिनों के बाद मिले, सेल इज ऑलवेज आवर इनकम, और इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5500। Being goods sold on credit. Being goods sold on credit. Now, next transaction जो next पेज पे दिया हुआ है 15, अच्छे से समझना। 15 purchase furniture ₹30,000 at the rate GST 18%। एक बार वापस जो दिया है उसको मैं क्रेडिट करती हूँ। Purchased furniture of ₹30,000। किसने परचेस किया? ओनर ने, बिजनेस ने, क्योंकि हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन बिजनेस का है। बिजनेस ने फर्नीचर परचेस किया, बट इस फर्नीचर पे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैंने बताया था, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितना? 18%। जब मैं परचेस करती हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, जो भी चीज मैं खरीद रही हूँ उसके ऊपर, वो जो अमाउंट पे खरीदी हूँ उसके ऊपर मुझे टैक्स
देना पड़ेगा। जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18% है, बट जीएसटी में कौन से टाइप्स होते हैं देखो मैंने बताया था, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ऐसे टाइप्स होते हैं। अब ये जो भी गुड्स परचेज सेल हो रहे हैं वो या तो इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट यानी विद इन स्टेट, यानी अगर मैं महाराष्ट्र में गुड्स बेचती हूँ तो महाराष्ट्र से ही गुड्स खरीदी जा रही है, महाराष्ट्र में ही गुड्स बेची जा रही है, उसको कहा जाता है इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर गुड्स बेची जाती है, यानी महाराष्ट्र की गुड्स अगर मैं एमपी में बेचती हूँ तो उसे कहा जाता है इंटरस्टेट। हम जो भी 11th में पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट यानी जो भी परचेज, जो भी सेल है वो विद इन सेम स्टेट आपको दिया जाएगा। हम लेते हैं सपोज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ही आपने ये महाराष्ट्र के कोई भी एक सिटी से ही आपने ये फर्नीचर परचेज किया, तो जब मैं इंट्रास्टेट करती हूँ तो मुझे एसजीएसटी और सीजीएसटी देना पड़ता है। स्टेट के लिए लगता है एसजीएसटी एंड सेंट्रल के लिए लगता है एसजीएसटी। अगर जीएसटी 18% बताया जा रहा है यानी इसमें 9% का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है एंड 9% का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। यानी 18% अगर रेट ऑफ जीएसटी है तो इसमें स्टेट के लिए 9% रहेगा एंड सेंट्रल के लिए 9% रहेगा। इस तरीके से 18% का जीएसटी आपको फर्नीचर परचेज पे देना होता है। स्टेट इंडिया में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% दो और स्टेट गवर्नमेंट को 9% दो, यानी ये 18% में जीएसटी जो 18% है इसमें 9% रहेगा एसजीएसटी एंड 9% रहेगा सीजीएसटी। अब जब मैं फर्नीचर परचेज करती हूँ तो इसकी एंट्री मेरे दिमाग में आनी चाहिए और इसके ऊपर मुझे 18% का जीएसटी भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और इस जीएसटी में मुझे 9% एसजीएसटी है एंड 9% सीजीएसटी है, ये भी मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, अब इसमें मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करना है। मैं फर्नीचर परचेज कर रही हूँ तो वो मुझे रिकॉर्ड करना है, यस नो। फर्नीचर परचेज तो मुझे फर्नीचर की एंट्री, परचेज फर्नीचर की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इस फर्नीचर परचेज पे जीएसटी कितना है 18%, बट जीएसटी इंट्रास्टेट है तो मुझे एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगेगा। मुझे कैसे समझा कि ये इंट्रास्टेट है, इट इज अज्यूम। हम जो 11th में देख रहे हैं वो इंट्रास्टेट ही रहेगा अगर कुछ मेंशन नहीं है तो विद इन सेम स्टेट हमने ये गुड्स को परचेज किया, विद इन सेम स्टेट हमने ये गुड्स को सेल किया, ऐसा अजम्पशन लिया जाता है। जब इंट्रास्टेट होता है तो इसमें आपको कौन सा जीएसटी पे करना पड़ता है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। एसजीएसटी में स्टेट एंड सीजीएसटी में सेंट्रल, यानी स्टेट गवर्नमेंट को ये 18% में से कुछ टैक्स देना पड़ेगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें से कुछ टैक्स देना पड़ेगा। अगर 18% है तो इसको दोनों गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया 9%। अगर 10% होता तो हमने कैसे डिवाइड किया होता, 5% एंड 5%। तो 9% एसजीएसटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड 9% सीजीएसटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी मुझे तीन चीजें रिकॉर्ड करनी है, फर्नीचर परचेज किया यानी फर्नीचर की एंट्री, उसके ऊपर एसजीएसटी, उसके ऊपर सीजीएसटी देना पड़ेगा। इन सबको मुझे लेजर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और इसकी मुझे कंबाइंड एंट्री ही पास करनी पड़ेगी क्योंकि सेम डे परचेज किया जा रहा है तो सेम डे पेमेंट हो रहा है, सेम डे अपने टैक्स के अगेंस्ट भी पेमेंट किया। अब फर्नीचर पूरा परचेज, क्या लिखा है, परचेज गुड्स की परचेज फर्नीचर गुड्स है तो मैं सेलिंग पर्पस के लिए परचेज करती हूँ, ऐसा मैं अजम्पशन लेती हूँ। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं यानी ये फर्नीचर हमने यूज के लिए परचेज कर रहे हैं तो इसमें वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज
फर्नीचर अकाउंट। सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट पे परचेस के ऐसा दिया नहीं है यानी कैश आएगा। इसके ऊपर एसजीएसटी सीजीएसटी, यानी अगर मैं इसमें सोचती हूँ अकाउंट्स इन्वॉल्व तो मेरे पास 4 अकाउंट्स दिख रहे हैं। ध्यान से फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खरीदेंगे तो तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा कैश अकाउंट। बट इसके ऊपर मैंने एसजीएसटी जीएसटी पे किया तो जीएसटी में 2 जीएसटी मुझे पे करने पड़ेंगे, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। यानी कितने अकाउंट इन्वॉल्व दिख रहे हैं? 4 अकाउंट इन्वॉल्व है। बट जितना भी अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे 2 हो चाहे 2 तो होने ही चाहिए मिनिमम, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, इन दोनों का डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, इतना याद रखना है। तो अब मैं इसको डिसीजन लेती हूँ। फर्नीचर मैंने परचेस किया है, हमारे बिजनेस ने जो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बिजनेस के लिए अंदर आ रहा है, फर्नीचर मिल रहा है ना हमको, तो फर्नीचर इज कमिंग इन एंड रूल कहता है कम्स इन गोज आउट का डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर अंदर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेट इज 15 अप्रैल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितनी वैल्यू का हमने फर्नीचर परचेस किया? फर्नीचर परचेस ऑफ 30,000 यानी 30,000 का फर्नीचर हमने खरीदा है तो फर्नीचर के सामने अमाउंट आएगी 30,000। अब इस 30,000 पे हमने जीएसटी दैट इज टैक्स हमको खरीदा है तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स, इसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स है? 18% जीएसटी। बट इस जीएसटी को हम इंट्रा स्टेट होने के कारण इसमें 2 टैक्सेस देने पड़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। टैक्सेस में पे कर रहे हैं, खरीदे हुए गुड्स के ऊपर जब मैं टैक्स पे करती हूँ तो उस जीएसटी को कहा जाता है इनपुट जीएसटी। इनपुट यानी जो चीज खरीद रही हूँ उसके ऊपर टैक्स पे कर, मैं टैक्स पे कर रही हूँ तो मेरे लिए वो एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। किस रूल से? डेबिट ऑल एक्सपेंस। मुझे 30,000 पे एक्स्ट्रा 18% देने पड़ रहे हैं, तो 30,000 पे मुझे 18% ज्यादा देना है, यानी पेमेंट मुझे ज्यादा करना है। जब मैं पेमेंट ज्यादा कर रही हूँ तो वो मेरे लिए एक्सपेंस रहेगा और उस एक्सपेंस को हम नाम देंगे इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। तो लिखते हैं इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। 30,000 का फर्नीचर तो खरीदा है पर इसके ऊपर मुझे और 18% एक्स्ट्रा देने हैं। किसके लिए? टैक्स के लिए। मुझे जीएसटी लगने वाला है, जो चीज मैं खरीद रही हूँ उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 18%। कोई भी रिसीट अगर आप परचेस करते हो तो रिसीट में देखना ये मेंशन होता है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। इवन आप होटल्स के भी बिल देखेंगे तो उसके ऊपर मेंशन होता है। तो जो चीज हम खरीद रहे हैं उसके ऊपर मुझे और 18% एक्स्ट्रा देना है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को मैं टैक्स देती हूँ। इस टैक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। 18% में से 9% स्टेट को जाने वाला है एंड 9% ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है। तो इसीलिए मैंने 9% एसजीएसटी 9% सीजीएसटी मुझे शो करना पड़ेगा। खरीदी हुई गुड्स पे अगर मैं टैक्स पे करती हूँ उसको नाम दिया जाता है इनपुट। बेचे गुड्स अगर सेल करती हूँ तो उसके ऊपर जो टैक्स पे करूंगी उसको कहा जाता है आउटपुट। गुड्स जो बाहर जा रही है, बेची जा रही है, उसके ऊपर जो आप टैक्स दे रहे हो दैट इज आउटपुट। खरीदी हुई गुड्स पे अगर जो टैक्स पे कर रही हूँ दैट इज इनपुट। तो इस इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना परसेंट है? 18% को 9% डिवाइड किया, किस पे पे करेंगे? 30,000 पे हमें 9% देना पड़ेगा।
तो 30,000 पे 9% अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो वो आता है 2,700 SGST एंड 2,700 CGST के सामने मैंने लिख दिया। यानी 30,000 की गुड्स पे मुझे और एडिशनल 2,700, 2,700 ऐसे 5,400 देने पड़े, टैक्स देना पड़ा। अब खरीदा फर्नीचर 30,000 में, उसके ऊपर एसजीएसटी पे किया 2,700, सीजीएसटी पे किया 2,700, यानी हमने टोटल पेमेंट कितना किया 30,000 प्लस 2,700 प्लस 2,700 यानी 35,400 इतना पेमेंट किया। यानी हमारे पॉकेट से कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट, इसीलिए कैश अकाउंट को करेंगे क्रेडिट 35,400। देखो तो समझा है क्या? सबसे पहले हमने क्या किया, फर्नीचर परचेस किया, यानी वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज फर्नीचर। परचेस करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, डेबिट सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश, बट इसके ऊपर मुझे टैक्स जीएसटी भी लगेगा और जीएसटी में हमेशा या तो एसजीएसटी इंक्लूड है या सीजीएसटी इंक्लूड है या आईजीएसटी इंक्लूड है। कौन सा जीएसटी इंक्लूड रहेगा? हम जो पढ़ेंगे वो इंट्रा स्टेट यानी सेम स्टेट में ही गुड्स सेल और परचेस की जाएगी। सपोज मैं अज्यूम करती हूँ कि ये मुझे फर्नीचर खरीदा है वो हमारे सेम स्टेट से ही खरीदा है, तो जब सेम स्टेट से अगर मैं परचेस करती हूँ तो मुझे जीएसटी लगता है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, यानी इस पे मुझे एसजीएसटी भी देना पड़ेगा और सीजीएसटी भी देना पड़ेगा। टोटल रेट ऑफ टैक्स इज 18%। इस 18 में से एसजीएसटी एंड सीजीएसटी कितने? तो 9%। तो इसमें एसजीएसटी भी इंक्लूड है और इसमें सीजीएसटी भी इंक्लूड है, फर्नीचर इंक्लूड है, एसजीएसटी इंक्लूड है, सीजीएसटी इंक्लूड है, कैश है, 4 अकाउंट मेरे पास है। तो इसको मुझे डिसीजन देना है डेबिट क्रेडिट का। फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर इज कमिंग इन, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा 30,000, तो मुझे पेमेंट भी 30 तो करना ही है, प्लस 18% टैक्स भी पे करना है। टैक्स पे कर रही हूँ, दैट मींस इट इज आवर एक्सपेंस, इसीलिए मैंने दोनों को डेबिट किया। इस 18% में एसजीएसटी भी है एंड सीजीएसटी भी है, दोनों को मैंने डिवाइड किया क्योंकि दोनों अलग-अलग पेमेंट करने हैं मुझे। ये स्टेट में जाने वाला है, ये सेंट्रल को जाने वाला है, तो एसजीएसटी सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया। 30,000 में से 9% एसजीएसटी, 30,000 का 9%, 30,000 का 9% इज सीजीएसटी 2,700। ऐसा टोटल पेमेंट मुझे करना पड़ा 35,400 कैश इज गोइंग आउट। Being furniture purchased, at the rate of 18% GST. Being furniture purchased, फर्नीचर तो खरीदा पर इसके ऊपर हमने टैक्स कितना पे किया? 18% टैक्स पे किया। ठीक है ना? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड अ बेरर चेक, अंडरलाइन बेरर क्या होता है आज हम पढ़ने वाले हैं। सिर्फ बेरर के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी, और भी टाइप्स होते हैं चेक्स के, तो धीरे धीरे देखिए। 18 अप्रैल क्या दिया है? रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मिस्टर विकास। विकास से हमें बेरर चेक मिला, किसी विकास से हमें चेक मिला। अच्छा क्यों देगा विकास आपको चेक? फ्रेंड है करके, या उसके पास बहुत पैसा है इसलिए वो आपको चेक दे देगा? नहीं, विकास के साथ हमने कुछ ना कुछ पास्ट में ट्रांजैक्शन जरूर किया होगा, उसके अगेंस्ट मुझे विकास से चेक मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें विकास से पैसा मिला है, विकास ने हमको थोड़ा बहुत पेमेंट किया, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन से आपने विकास से चेक रिसीव किया है। तो मैं पास्ट में देखती हूँ, तो विकास से मैंने पास्ट में गुड्स सेल की थी, ऐसा ट्रांजैक्शन
क्रेडिट से यानी विकास ने मुझे कहा कि हम आपको इसको थोड़े दिन के बाद पेमेंट करेंगे। कितना? 55,000। इसको मैंने करेक्शन करने के लिए कहा। अब ये 55,000 के चेक के अगेंस्ट विकास ने हमें 18 अप्रैल को एक चेक दे दिया। कितने अमाउंट का? 25,000 का। यानी अभी भी विकास से पैसा लेने का बाकी है, हो सकता है वो फ्यूचर में देगा। आज हमें 18 अप्रैल को 55,000 के अगेंस्ट कितने का चेक मिल गया? 25,000 का। बट वो चेक कौन सा है? बेरर। बेरर यानी उस चेक पे, चेक ऐसा रहता है, कभी देखा है क्या? पता है? पे टू पर्सन का नाम, अमाउंट और साइन। चेक काफी सारे टाइप्स होते हैं चेक के, बेरर चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक, ऑर्डर चेक, ये हम धीरे धीरे देखेंगे। बेरर चेक का मतलब क्या है कि इसमें कोई क्रॉस वॉस नहीं रहता। पे टू जिसको भी देना है उसका नाम लिखो और जिसका भी नाम लिखा हुआ है वो स्ट्रेट वे बैंक में जाएगा और चेक को एनकैश करेगा। बैंक इसके अगेंस्ट कोई प्रूफ वगैरह नहीं लेती। बैंक सिर्फ इसके बैक साइड पे वो प्रेजेंटर की साइन ले लेती है और पेमेंट कर देती है। अगर अमाउंट बहुत ज्यादा होगी तो प्रूफ वगैरह लिया जाता है। बेरर चेक का सिंपल मीनिंग क्या है कि जिसके पास भी वो चेक मिला है वो बैंक में जा सकता है और चेक को एनकैश कर सकता है। थोड़ा सा रिस्की होता है बेरर चेक। किसी के भी हाथ में अगर आपका वो बेरर चेक आ जाता है तो वो आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है। दैट इज बेरर। जिसके पास भी वो चेक है वो प्रेजेंटर जाएगा बैंक के पास, बताएगा ये जो लिखा हुआ नाम है वो मैं हूँ और इसके अगेंस्ट बैंक से पेमेंट ले लेगा। बैंक इसके बैक साइड में आपका सिग्नेचर करवाएगा, जो प्रेजेंटर का साइन ले लेगी। दैट इज बेरर चेक। अब ये बेरर चेक विकास से मिला, बिजनेस को मिला, तो बिजनेस ने क्या किया? बैंक में गई और उसके अगेंस्ट उसने 25,000 एनकैश कर दिया। सिंपल मीनिंग ऑफ बेरर चेक इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम विकास। हम बैंक में गए, बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिए और बिजनेस में लाके रख दिए। यानी इसमें टू अकाउंट्स इन्वॉल्व आर, चेक नहीं, क्योंकि ये चेक एनकैश हुआ है। तो जब भी बेरर चेक लिखा जाएगा तो वन अकाउंट इन्वॉल्व इज ऑलवेज कैश अकाउंट, ना कि चेक अकाउंट, क्योंकि वो चेक कौन सा है? बेरर का मतलब है जब चेक मिला, बैंक में गए, बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिए और बिजनेस में लेकर के आए। इसीलिए जब भी बेरर चेक रहेगा तब आप उसको कैश ही अज्यूम करेंगे। तो वन अकाउंट इन्वॉल्व इज कैश अकाउंट। कौन दे रहा है ये कैश? विकास दे रहा है। दैट मींस सेकंड अकाउंट विकास से मिली है ना, तो लिख के रखना पड़ेगा ना कि 55,000 में से विकास से मुझे 25,000 रुपीस मिल गए, इसीलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व इज विकास। बैंक क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ चेक का टाइप क्या दिया है? बेरर दिया है। बेरर का मतलब होता है कि आपने वो चेक बैंक में जाने के बाद तुरंत पैसे ले लिए, उसको अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। ये होता है बेरर चेक। क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक क्या रहता है धीरे धीरे देखेंगे। बेरर चेक का मतलब है ब्लैंक चेक मिला, बैंक में गए, पैसा विड्रॉ करके लाए। दैट इज बेरर चेक। इसीलिए वन अकाउंट इन्वॉल्व इज कैश अकाउंट। किससे मिल रहा है ये पैसा? विकास दे रहा है, ऐसा दिया है ना, रिसीव्ड फ्रॉम विकास, इसलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व इज विकास। अब इसको डिसीजन, हमें पैसे मिले, इसलिए कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 25,000 कैश मिली। हु इज गिवर? कौन दे रहा है ये कैश? आपको विकास दे रहा है ना। किसके अगेंस्ट? 55,000 के अगेंस्ट आपको विकास से 25,000 कैश मिली। क्रेडिट द गिवर, विकास इज गिवर, विकास अकाउंट क्रेडिट 25,000। एंट्री विल बी कैश टू विकास। मैं लाइन में पूछूंगी कि चेक होने के बावजूद भी हमने कैश को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ चेक कौन सा दिया है? बेरर चेक। बेरर चेक का मतलब है जिस किसी के पास भी ये चेक होता है वो बैंक में जाके पैसा विड्रॉ कर सकता है डायरेक्टली। इसीलिए हमने जब भी बेरर चेक रहेगा तब आपको उसको कैश ही अज्यूम करना है। इज ट्रीटेड एज कैश रिसीव्ड। ठीक, इसीलिए कैश टू, कैश इज कमिंग इन एंड विकास इज गिवन,
इसलिए विकास अकाउंट क्रेडिट बीइंग, भले ही आप डायरेक्शन में लिख सकते हो बीइंग बेयरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम विकास। यहां मेंशन करो बट चेक बेयरर था इसीलिए हमने कैश को अज्यूम किया। बीइंग बेयरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम विकास। ठीक है, then next सिंपल चीज, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक। पेड टू किरण, अब पेड टू किरण है ना, बिजनेस किरण को पे कर रहा है। अब किरण को क्यों बिजनेस पे करेगा? बिजनेस के बाद बहुत पैसा है इसलिए, किरण उसका दोस्त है इसलिए नहीं। किरण के साथ पास्ट में जरूर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा जिसके अगेंस्ट हमने किरण को 21 अप्रैल को पेमेंट किया। तो मैं ढूंढती हूँ पास्ट ट्रांजैक्शन, किरण से हमने कुछ क्रेडिट पे परचेस की, उसका पेमेंट हमें करना था और हमने 21 को उसके अगेंस्ट पेमेंट किया और चेक दिया। ऐसा दिया क्या? बेयरर क्रॉस ऑर्डर चेक दिया। इसलिए वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज बैंक अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज किरण अकाउंट, क्योंकि हम किरण को पेमेंट कर रहे हैं। पेड टू किरण पर कैश ना देते हुए चेक दिया। चेक बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं होता कि चेक की जगह पे बैंक अकाउंट मेंटेन होता है, इसलिए बैंक अकाउंट को हमने इन्वॉल्व किया, किरण को दे रहे हैं इसलिए किरण अकाउंट। बोथ आर पर्सनल अकाउंट, बैंक एज वेल एज किरण। रिसीवर गिवर सोचना है। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हु इज रिसीवर ऑफ चेक एंड हु इज गिवर ऑफ पेमेंट? अगर हम यानी बिजनेस किरण को चेक देती है, दैट मींस किरण इज रिसीवर ऑफ चेक एंड द रूल सेज डेबिट द रिसीवर। 21 अप्रैल किरण को हम पेमेंट कर रहे हैं, दैट मींस किरण इज रिसीवर ऑफ पेमेंट, डेबिट द रिसीवर 20,000। गुड्स परचेस की थी 40 की, बट हम आप अभी उसको 20,000 का ही पेमेंट कर रहे हैं। रिमेनिंग अमाउंट हम करेंगे बाद में। कब करेंगे? जब दिया जाएगा तब देंगे। आज हमने किरण को पे किया 20,000, किरण इज रिसीवर। चेक से पेमेंट किया यानी गिवर ऑफ पेमेंट कौन रहेगा? बैंक से पैसा जाएगा ना, क्रेडिट द गिवर, बैंक पेमेंट कर रही है इसीलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग पेमेंट मेड टू किरण, बीइंग पेमेंट मेड टू किरण या बीइंग अमाउंट पेड टू किरण बाय चेक, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखो, बीइंग पेमेंट मेड बाय किरण बाय चेक। प्रैक्टिकली चेक नंबर भी लिखा जाता है, पर आपको नहीं दिया है चेक नंबर। आगे लास्ट सबको आता है 30 अप्रैल पेड सैलरी। हमने सैलरी के लिए पेमेंट किया। दो फॉर्म में पे कर सकते हो, कैश में तो चेक। चेक में पेमेंट किया ऐसा दिया नहीं है, वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश। और ये कैश किस पर्पस के लिए पे हो रही है? सैलरी, दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज सैलरी अकाउंट। लिख के रखना पड़ेगा ना, ये जो कैश दे रहे हैं वो सैलरी के लिए दे रहे हैं। तो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर सैलरी एंड कैश। सैलरी पे हो रही है, दैट मींस हमारे लिए वो एक्सपेंस है क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है। रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए 30 अप्रैल को सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। ये सैलरी के लिए हमने पेमेंट किया है, यानी मेरे पास से कैश बाहर जा रही है, कैश कम हो रही है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश पे पेमेंट किया, लिख के रखो। जर्नल में कैसे लिखेंगे? क्रेडिट फॉर गोज आउट बीइंग सैलरी पेड। ठीक, नाउ ये हो गई हमारी सारी एंट्रीज। अप्रैल मंथ की दी थी, अप्रैल मंथ की सारी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर ली है। इसके बाद हम बुक के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबके पास बुक होना कंपलसरी है, होमवर्क भी आपको बुक से ही मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट पीरियड से हो सकता है हम दो क्वेश्चंस कंप्लीट करें। ठीक है, तो
लोग मिलते हैं कल, मिलते हैं लाइव सेशन में। देखो अब मैंने बैलेंस चेक बताया, क्रॉस चेक भी होता है, अकाउंट पे भी होता है, क्या होता है चेक नंबर कहाँ लिखा होता है, इस सब के लिए मैं एक दिन लाइव सेशन दूंगी। जैसे हमने पीएनबी केस डिस्कस किया था, ऐसा ही एक बैंक के ऊपर मैं लाइव सेशन दूंगी ताकि आपको पता चले टाइप्स ऑफ चेक्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। इसके लिए हम लाइव सेशन लेते जाएंगे। थैंक यू।